दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनके ऊपर एक लंबी चौड़ी कविता लिखी है, लेकिन मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहता हूं। जरा इसको ध्यान से सुनिए। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेलों हर बोनों के मुख से हमने यही सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, आज हम झांसी की रानी के बारे में जानेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर बच्चा हर बूढ़ा आदमी झांसी की रानी के बारे में जानता है, पर वो कैसे लड़ी, क्या क्या समस्याएं आई, वो जो है आपके सामने बताऊंगा। और उनका योगदान कितना रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। और उस समय के जयचंद जो थे, उन्होंने क्या किया उसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि ये जो तिरंगा आपके सामने लहरा रहा है, ये ऐसे नहीं मिला है। यह जो ऊपर का केसरिया है ना, ये बलिदान का ही प्रतीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा देखिएगा, आपको पता भी होगा। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो मैं नहीं बताऊं, तो आपका समय पास हो जाएगा, अपने बच्चों को, पोतों को, और आप अपने एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं झांसी की रानी के बारे में। इनका जन्म जो है 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सापरे था। ये जो है बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। होनहार बिरवा के होते चिकने पात, जिसको जहां जो बनना है वो बन जाता है। बचपन में ही पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये जो है बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि की, बहादुर और मर्दाना गुण लेते हुए यह पैदा हुई थी। नारी का गुण तो था ही, लेकिन इनके अंदर मर्दों की साहस का भी गुण था। तो दोस्तों, इनकी शादी जो है झांसी नरेश गंगाधर राव के साथ जो है 1842 कहीं लिखा है और कहीं 1849 लिखा है। ये जब ये मात्र 4 साल की थी, इनकी माता जो है भारती सापरे का निधन हो जाता है। पिताजी जो है बाजीराव द्वितीय के दरबार में सहायक थे। पत्नी के मरने के बाद ये दरबार में ही इनको लेकर चले जाते थे। वहीं पर ये बच्चों के साथ खेलती थी, पलती थी, बढ़ती थी और अपने पिता के साथ चली जाती थी। वहां पर इनका बचपन का नाम जो है मनु था, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन इनका बचपन में जो नामांकन किया था मणिकर्णिका। और जब बाजीराव द्वितीय के दरबार में जाती थी तो बड़ी चंचल थी, बड़ी चंचल स्वभाव की थी, तो इनको लोग छबीली भी कहते थे। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से इनकी शादी हो जाती है। तो यह कोई कहता है 12 साल की थी, कोई कहता है 14 साल की थी, मतलब जो भी हो 12 और 14 के बीच में थी इनकी शादी हो जाती है। गंगाधर राव की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, तो यह दूसरी शादी किए। गंगाधर राव कुछ अलग टाइप के आदमी थे। जैसे मीरा थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। तो जब दिमाग की एक नस थोड़ी हिल जाती है तो इंसान की सोच कुछ और ही हो जाती है। इनके पति छत पर चले जाते थे, पुरुषों का ड्रेस उतार देते थे। अब महिलाओं का ड्रेस, साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, पायल, ये सब पहन करके वहां पर नाचने लगती थी। शादी 49 में हुआ है या 42 में हुआ है। 1851 में उनको एक बालक पैदा होता है जिसका नाम है दामोदर राव रखते हैं। दामोदर राव जन्म के कुछ दिन के बाद बीमार हो जाते हैं और 4 महीने अथक दवा दारू करने के बाद इनका जो है मृत्यु हो जाती है बालक की। अब राजा गंगाधर राव और झांसी की रानी, अब ये झांसी की रानी जो है, जो मणिकर्णिका थी, तो अभी बता रहा हूं उसका नाम क्यों झांसी की रानी पड़ा। तो ये लोग बहुत चिंतित हुए। किसी ने कहा कि आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, तो कहीं लिखा है कि दूर के रिश्तेदार से बच्चे को गोद लिया, कहीं लिखा है अपने चचेरे भाई के बच्चे
आनंद राव उसका नाम था, उन्हीं की उम्र का था, उनको गोद लिए और आनंद राव का नाम हटा करके गंगा क्या बोलते हैं, दामोदर राव उस बालक का नाम रख दिया गया। झांसी की रानी की जब शादी हुई 12 और 14 साल में ये आई, तो वहां पर उनकी कुल देवी के नाम पर झांसी की रानी का नाम जो है लक्ष्मीबाई जो है लक्ष्मी रखा गया। तो झांसी लक्ष्मी बाई रख दिया गया। क्यों? महाराष्ट्र में अमूमन औरतों को बाई ही बोलते हैं। ये मराठी ब्राह्मण थे। जब इन्होंने शादी किया तो मोरोपंत तांबे जो थे ये अपनी लड़की के साथ ही झांसी में आ गए, बच्चे को गोद ले लिया। अब धीरे धीरे गंगाधर राव की तबीयत खराब होने लगी, और तबीयत जब खराब होने लगी तो उन्होंने अंग्रेज के जो प्रशासनिक, न्यायिक और कार्यपालिका के जो भी अधिकारी थे उनको बुलाया, और उनके सामने एक सनद लिखा गया कि मैं इस बालक को गोद लेता हूं और मेरे मृत्यु के बाद मेरी पत्नी जो है झांसी की कमान संभालेगी, शासिका होगी, और लड़के के बड़े हो जाने के बाद मेरा बालक जो है झांसी का शासक बनेगा, दामोदर। उसके दूसरे सनद पूरी तैयार हो गई, लिख गया, दस्तखत हो गया अंग्रेजों के अफसरों के, उस पेशवाओं के साथ। और उसके बाद उसके दूसरे दिन गंगाधर राव जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। जो ये कपड़े पहनते थे उस पर मैं एक फोटो दिखा रहा हूं। एक आईजी थे डीजी पंडा, और एक जो है आईपीएस अधिकारी थे वो भी पांडे साहब थे, उनका भी दिखा रहा हूं। इतने बड़े पोस्ट पर जाने के बाद उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया और पंडा साहब जो है राधा रानी बन गए, और ये भी जो है पांडे साहब जो है कथावाचक बन गए। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही वापस बुला रहे हैं। तो ये लीलाधर की लीला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी चीज है आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो है एक लाल डलहौजी हुआ करता था, ये 49 में आया था इंडिया में, और यह ऐसे हड़प की नीति अपनाया हुआ था। ये सबसे यंग जनरल था, गवर्नर जनरल था। ये नया नया कानून बनाता था जिससे हिंदुस्तान की पूरी शक्ति जो थोड़ी बहुत बची थी उसको भी चूस के खत्म कर लेना, अब पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का एक राज्य हो जाए। इसने कानून बनाया कि जिस राजा के असली में संतान नहीं होगी वह गोद नहीं ले सकती, यदि गोद लिया है उसने तो वह मान्यता नहीं होगा, और अपने मरने के समय पर उसका किला, उसका संपत्ति सब अंग्रेजों की हो जाएगी। 53 में गंगाधर राव एक्सपायर हो जाते हैं, और झांसी की रानी ने वह सनद का फोटो कॉपी या कैसे करा करके सरकार को भेजा, पर सरकार में सारी बातें चली पर किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर आपको झांसी का किला खाली कर देना है, आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, और 5,000 रुपये मंथली महीने की पेंशन पर आप गुजारा भत्ता कीजिए और खाली कर दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि एक जॉन लैंड वकील होते हैं, वो जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, मेरठ में रहते हैं, और वो अंग्रेजों के खिलाफ एक केस लिए थे और उसमें वो जीत गए थे। तो झांसी की रानी ने मेरठ अपने दीवान और आदमी को भेजा कि उन वकील साहब को ले आओ और वो हमारा केस लड़ेंगे। वकील साहब को बग्घी भेजी गई, अंगरक्षक भेजे गए, और एक आदमी एक बर्फ से भरी हुई बाल्टी में खूब अच्छी वाइन, बियर, ठंडा पानी, पंखा झलने वाला आदमी, मतलब उनको लाया गया। जब वो झांसी पहुंचे तो एक रथ और पालकी दे करके और 50 घोड़सवार उनको लेकर के एक बगीचे में सामियाना लगा था और वहां पर इनको ठहराया गया। और रानी जो है, सामियाना जो लगा था, एक पर्दा खींचा हुआ था, पर्दे के उस पार बैठी हुई थी, से बात करने के लिए। तो कहते कि मैंने एक झलक रानी की देखी है। क्या हुआ कि बालक जो है दामोदर राव झांसी की रानी के पास ही थे, एकाएक गलती से वो पर्दा खींच देते हैं और रानी का पूरा चेहरा जो है, जो वकील साहब हैं जॉन लैंड, इनके सामने उनका चेहरा आ जाता है। वह इसकी वर्णन करते हैं कि झांसी की रानी न बहुत ज्यादा गोरी थी न सांवली थी, मध्यम कलर की थी, छोटे कद की थी, गठीला बदन था,
गोल, बहुत गोल चेहरा था, आंखें बड़ी सुंदर थी। उन्होंने अपने शरीर पर रेशमी कपड़ा पहना हुआ था, जिससे कुछ अंग भी झलक रहे थे उसके अंदर से। और उसके बाद इन्होंने कोई गहने नहीं पहने थे, सिर्फ कान में बालियां पहनी थी। इनके जो है नाक बहुत ही सुंदर थे, कोमल थे, और कहते हैं कि जवानी में बड़ी खूबसूरत होंगी। अब देखिए, 28 में पैदा होती है और 53 की ये बात है, 54 की बात है, तो इतने में 28-28 56 हो जाता है, 53-54 की बात है। तो ये जो है अभी 30 साल की नहीं थी, 27-28 साल की थी, तो उसमें क्या जवानी में बड़ी अच्छी रही होंगी। 28 साल की एक महिला जो है अभी तो वाकई में यंग हो रही है, लेकिन जो भी है तो कहे कि पर एक चीज मुझे उनका पसंद नहीं आया, उनकी आवाज जरा कर्कश थी। इन्होंने सब कुछ उनको अपना डाटा दिया, अपना सब दिया, केस लड़े, लेकिन ऊपर से आदेश आया कि नहीं, झांसी के राज्य विलय कर लिया जाएगा। और झांसी की राज्य जो है इनको कह दिया गया कि आप खाली कर दीजिए, और थोड़ी दूर पर एक रानी का महल है 3 मंजिला, उसी में जाकर रहिए और 5,000 पेंशन लीजिए। इनको निकाल दिया गया। ये वहीं पर रहने लगी थी और वकील को बुलाई थी। अब झांसी की जनता में असंतोष छाया। इन्होंने क्या किया कि किसी तरह से हमें झांसी का किला लेना है। 1857 का गदर हो गया। मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी ब्रिटिश अफसर के ऊपर, और मेरठ के जो विद्रोही 10 मई को जो विद्रोहियों ने किया था 1857 में, वो दिल्ली पहुंचे थे। अब बहादुर शाह को हिंदुस्तान का शासक नियुक्त कर दिए थे। ये विद्रोह जल्दी जल्दी हर जगह फैल गया, झांसी में भी फैल गया, ग्वालियर में भी फैल गया। तो जब हर जगह विद्रोह फैल गया तो झांसी की रानी ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी तैयारी कर लें। तो उन्होंने एक महिलाओं की सेना इकट्ठी की, उनको घुड़सवारी सिखाया, तलवार चलाना सिखाया। उस महिलाओं की एक कमांडर रखी, झलकी बाई, जो इनकी हमशक्ल थी। और यदि वक्त पड़े तो उस समय हम झलकी बाई को रानी का रूप दे करके और बच निकलने में हम कामयाब हो सकते हैं। वहां के जो नागरिक थे वो भी स्वयं सेवक की तरह से कहे कि रानी हम आपके साथ। अब क्या होता है कि जनवरी में कैप्टन रोड्रिक्स ने सेना लेकर के चला। उनको काम दिया गया था कि जाओ, झांसी की रानी ने फिर बीच में कब्जा कर लिया था किले पर, किले से उनको निकालो। तो यह जनवरी में चले और मार्च में पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक क्या होता है कि ओरछा और दतिया के राजाओं ने, उनकी सेनाओं ने झांसी पर अटैक कर दिया। झांसी की रानी किले में आ चुकी थी विद्रोह होते ही, और बड़ी मुश्किल से इन दोनों राजाओं की सेनाओं को भगाना पड़ा। लेकिन उन दो राजाओं की सेनाओं को भगाने के लिए इनका जन धन शक्ति का नाश हुआ। अब रोडिक्स जो है अपनी सेना लेकर जनवरी में चलता है और मार्च में पहुंच जाता है। किले बंद कर दिए जाते हैं। रानी जो पहले साड़ी पहनती थी, अब इसने साड़ी पहनना छोड़ दिया और अफगानी ड्रेस पहन करके किले के मतलब अंदर अंदर घोड़े पर बैठ करके और उसकी पूरी देखभाल करती थी, और कैसे युद्ध लड़ा जाए और कैसे तैयारी इन्होंने कर ली थी, और युद्ध मार्च में शुरू हो जाता है। 18 पाउंड के गोले जो है दागे जाते हैं और 2 हफ्ते के कठिन परिश्रम में किला भेज दिया जाता है। रानी रात को अपने अंगरक्षकों के साथ बालक दामोदर को अपने पीठ पर बांधे हुए घोड़े से निकल लेती है और कालपी चली जाती हैं। और कालपी में तात्या टोपे से मिलती हैं, उनके साथ मिल जाती हैं। और तात्या टोपे झांसी रानी लक्ष्मीबाई की सैनिक और एक राव मराठा सरदार होते हैं, उनके सैनिक जो है, और ग्वालियर के जो विद्रोही सैनिक होते हैं, उनके साथ मिलकर के ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज की सेना तो बहुत बड़ी थी, सारे सिस्टम थे, बंदूकें थी, तलवारें थी, तोप थे। और हमारे पास क्या था? तलवारें थी, बंदूक भी बहुत कम थी। तो वहां पर ग्वालियर के किले पर युद्ध होता है। तो ग्वालियर के किले पर जब युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध होने लगा, तो उसमें जो है 2 अंग्रेज अफसर्स थे। एक तो रोड्रिक्स जो मैंने बताया, और ह्यूज, जनरल ह्यूज थे।
तो कैप्टन रोड्रिक्स ब्रेक जो है युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने झांसी की रानी को नजदीक से देखा और उन्होंने अपने किसी लेखक को, किसी साथी को बताया कि झांसी की रानी मेरे सामने युद्ध में थी और अपने दांतों से घोड़े की लगाम को दबाई हुई थी और दोनों हाथ में तलवार रखी थी और दोनों हाथों को तलवार चलाती थी और दुश्मनों को मारती थी और खुद की रक्षा करती थी। अब दोस्तों वहां पर देखा, अब वहां पर युद्ध घमासान हो रहा है। तो जब युद्ध घमासान हो रहा है तो रानी के जो सैनिक थे वो कम होते जा रहे थे। तो कम होने का मतलब नहीं कि भाग रहे थे, मतलब इनकी सेना बड़ी थी, हथियार भी बड़े थे, वीरगति को प्राप्त होते जाते, संख्या कम होती जाती थी। जब रानी ने देखा कि हमारे सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है तो उन्होंने चिल्ला करके, हेनरी सेल्वेट अपनी किताब में लिखा है, रोड्रिक्स ने बताया था कि रानी चिल्ला के कहा मेरे पीछे आओ। तो उसी समय 15 घुड़सवार रानी के पीछे हुए और रानी बिजली की गति की तरह से वहां से युद्ध के मैदान से निकल भागी। तो जैसी भागी अभी अंग्रेज समझ नहीं पाया, लेकिन एक कैप्टन रोड्रिक्स ब्रेक जो था इसने देख लिया और कहता है दैट इज रानी ऑफ झांसी, कैच हर, कहा कि वो झांसी की रानी है, भाग रही है, उसको पकड़ो। और यह भागी और एक जगह ऐसा आता है कोटा की सराय, वहां पर फिर अंग्रेज पहुंच गए, फिर युद्ध हुआ और उसमें जो है एक झांसी का सैनिक था तो उसके ऊपर 2 अंग्रेज लड़ रहे थे। अब सोचिए मैं झांसी की रानी का हर चीज का बीच बीच में आपको फोटो दिखाता जाऊंगा, देखते जाइए। और झांसी की रानी युद्ध में वीरता के साथ लड़ रही, लेकिन लड़ते ही तब तक एक ऐसा महसूस हुआ कि उनके सीने में कोई सांप काट लिया हो, तेजी से दर्द हुआ। तो लेकिन इनको पता चल गया था कि किसी ने हमको संगीन मार दिया है। एक अंग्रेज सिपाही ने इनके सीने में संगीन घोंप दी, खून बहुत तेजी से निकला, घाव तो थोड़ा था लेकिन कोई बड़ी नस कट गई थी, खून बड़ा तेजी से चला। इन्होंने मुड़ करके उस अंग्रेज अफसर को ऐसा तेजी से मारा कि वह उसका गर्दन जो है धड़ से अलग हो गया और घोड़े को पेड़ लगा करके वहां से ये फिर भाग ली। इनके साथ 15 जो रक्षक थे, इनके जो विश्वसनीय थे, वो साथ हो लिए। आगे जाकर के एक नाला आता है, ये सोची कि यदि मैं नाला कूद जाती हूँ घोड़ा के साथ तो अंग्रेज मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन देखो प्रभु, देखिए प्रभु की क्या लीला है। हमने आपको पहले ही बताया है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। घोड़ा नाले के पास जाकर के ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे बसों में या कहीं एकाएक ब्रेक लगता है और आदमी आगे झुक जाता है, उसी तरह से रानी ऐसे झुकी क्योंकि मुंह में लगाम था, दोनों हाथ में तलवार थी और घोड़ा वहां रुक गया और उसके गर्दन पर जाकर के गड़ी फिर संभली, बालक पीछे बंधा हुआ है। तब तक एक गोली जो है आकर के इनके बाएं कमर के पास लग जाती है और एक बाएं हाथ से जो तलवार थी, दोस्तों जब गोली लग जाए तो तलवार तो छूट ही जाना है। इस महिला के, इस वीरांगना के हाथ से तलवार छूट जाता है और कमर में हाथ रख लेती है, खुद को रोकने लगती है। इतने में ही एक अंग्रेज अफसर पहुंच जाता है और रानी के सर पर जो है तलवार तान लेता है। रानी अपने दाएं हाथ से रोकने की कोशिश करती है, उसका भी मैं सीन दिखाऊंगा, लेकिन वो पूरा नहीं रोक पाती है। तब तक उसका तलवार जो है झांसी की रानी के सर में जाके लगता है और सर को फाड़ देता है और खून का फव्वारा ऐसा चलता है कि पूरा चेहरा खून से भर जाता है और आंखों में खून के छींटे चले जाते हैं, जिससे वह एक प्रकार से वो अंधी हो जाती है। उसी समय तब तक झांसी की रानी रोकने के बावजूद नहीं रोक पाई, घायल थी, सीने से भी खून बह रहा था, थकी हुई थी, एक महिला थी, बहुत लोगों से दोनों हाथ से तलवार चला रही थी, तो इतनी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उस वीरांगना ने यूं जंप करके घोड़े से ऐसे मारा कि उस अफसर का जो है अंग्रेज का ये कंधा कट गया और उसके बाद एक घोड़े से गिर जाती है। तुरंत उनके अंगरक्षक जो है कंधे पर लाते हैं और बगल में एक मंदिर है, मंदिर में लेकर जाते हैं। यहाँ युद्ध चल रहा होता है। मंदिर का पुजारी देखता है, समझ जाता है कि झांसी की रानी गंगाधर राव की ये पत्नी है। ये फटाफट गंगा जल उनके मुंह में डालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, खून साफ करते हैं, उनके और भी है। और झांसी की रानी कहती है कि
दामोदर राव को जल्दी ले जाओ, छावनी लेकर के पहुंचो, इसकी जिम्मेदारी इसकी सुरक्षा की आपको सौंपती है। और उनके गले में जो मोतियों की माला है कीमती है, उसको निकाल करके बालक के गले में डालना चाहती है। बालक 7 साल का देखता रहता है। और उसके बाद जो है, क्योंकि 51 में तो उनको बालक पैदा हुआ था, उसी उम्र के ही बालक को गोद लिए थे। ये 58 का युद्ध है, तो 7 साल का बालक था, लेकिन इतनी पीड़ा थी, इनको चक्कर आ रहा था, गस आ रहा था, अंतिम समय आ रहा था, तो यह नहीं निकाल पाई। तो मंदिर के पुजारी इनके गले से वह जो है हार निकाला और इनके एक विश्वसनीय आदमी को दिया, ये बालक के गले में पहना दे। उसके बाद झांसी की रानी बेहोश हो जाती है, मुंह में और गंगा जल डाला जाता है, थोड़ा सी एक चेतना आती है, अंतिम चेतना। जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि जब दीपक बुझने लगता है दोस्तों, तो उसकी लौ एक बार तेज हो जाती है, मतलब तेल खत्म हो गया, कपड़ा जलता। उसी तरह से अब जाने का इनका समय आ गया। तो एक बार इन्होंने बाईं आंख तो नहीं खुल पा रही थी जहां पर इनको चोट लगा था, दाहिनी आंख खोली और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को अंग्रेज पाने न पाए, छूने न पाए। और यही कह करके एक हिचकी लेकर के गर्दन की लुढ़क जाती है। अभी बाहर गोलियां चल रही हैं, तलवारें बज रही हैं मंदिर से जहां पर युद्ध हो रहा है, और सैनिक धीरे धीरे वीरगति को प्राप्त होते जा रहे हैं। तब तक इनके जो 15 अंगरक्षक थे, उन्होंने फटाफट लकड़ियां इकट्ठा की और इनके शरीर को चिता पर लेटा दिया और मुखाग्नि दे दी। धू 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 करके जलने लगा। जब वहां की लड़ाई खत्म हो गई, यही रोड्रिक्स, कैप्टन रोड्रिक्स कहता है कि लड़ाई तो खत्म हो गई, पर लेडीज कहीं दिखाई नहीं दी। और इनकी जो हमशक्ल झलकी बाई थी, वो भी इनके साथ थी, वो भी उस युद्ध में मारी गई बेचारी। उसके बाद जो है ये मंदिर तरफ चलते हैं। मंदिर में 3 लोग होते हैं जिनके पास राइफल होता है। गोलियां चलने लगती है, इधर से सैकड़ों सैनिक जो है मंदिर के पास खड़ा हो जाते, सामने इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। पर एक बंदूक मंदिर की तरफ से शांत होती है, फिर दूसरी बंदूक शांत हो जाती है, फिर अंत में तीसरी बंदूक शांत हो जाती है। फिर रोड्रिक्स ब्रिक जो है सबसे पहले अंदर घुसता है, देखता है कि पुजारी की भी लाश पड़ी है और बहुत लोगों की लाश वहां पर पड़ी हुई है, और वह ढूंढ रहा है झांसी की रानी के शरीर को, उसको मुझे पकड़ना है। लेकिन देखता है एक चिता जल रही है, उसकी आग कुछ ठंडी हो रही है, कुछ लपटें कम हो रही हैं। वहां जाता है, अपने बूट से लकड़ियों को हटाने लगता है कि ये तो पागल था ही। अरे जब चिता इतनी तेज चल करके कम हो रही है तो कोई बचेगा। फिर इसको एक मानव का अवशेष दिखाई दिया। उसके बाद ये कहा कि अब लड़ाई खत्म हो गई। दोस्तों, झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो गई, गंगाधर राव के पास चली गई, अपने पति के पास, उस परमात्मा के पास चली गई जहां से आई थी। क्योंकि मैं फिर यही कहता हूं, मैं उसी टाइप का आदमी हूं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही ये वापस बुला रहे। तो हम आते हैं और जाते हैं। झांसी की रानी चली गई। इनके बालक दामोदर राव को इनके अंगरक्षकों ने ले जाकर के छुपा दिया। 1860 में अंत में मजबूर होकर के दामोदर राव ने अंग्रेजों में के सामने सरेंडर कर दिया। इनको पेंशन दे करके झांसी का किला अंग्रेजों ने ले लिया। क्योंकि 1857 में जो गदर हुआ था, जितने लोग मारे गए थे, जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पर यह रिपोर्ट पहुंची तो वहां ने कहा नहीं, कोई राज हड़पा नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा, पेंशन सबको मिलेगी। उस तक इनको पेंशन मिल लगी। और 58 साल की उम्र में दामोदर राव की मृत्यु होती है बड़ी गरीबी में। इनके पूर्वज भी इंदौर में रहते हैं और अपने को झांसी वाले कहते हैं। युद्ध जब खत्म हो गया, पहले झांसी की रानी ग्वालियर का किला जीत लिया था, लेकिन 2 दिन बाद देखिए कैसे कैसे हमारे देश में जयचंद्र लोग हैं। एक तो ओरछा के राजा और दतिया के राजा ने इनके ऊपर अटैक किया, तो उसमें इनकी सेना कम हो गई। अब 2 दिन के बाद क्या होता है, ग्वालियर के महादजी सिंधिया ने क्या किया, इस युद्ध की खुशी में, इस जीत की खुशी में ह्यूज को, जो जनरल ह्यूज था, ह्यूज को, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, रॉबर्ट हेल्मिंटन को एक दावत देते हैं। महादजी सिंधिया 2 दिन के बाद ह्यूज को और रॉबर्ट हेल्मिंटन को दावत देते हैं इस जीत की खुशी में। और नाना साहब भी युद्ध में शामिल थे। नाना साहब तो अपना निकल गए, नेपाल चले गए, लेकिन तात्या टोपे एक जो है हमारे देश के राजा, एक और गद्दार था। उस राजा का नवाड़ के राजा थे,
उनके पास ये गए थे। नवाड़ के राजा ने इनाम लेने के चक्कर में अंग्रेजों को सूचना दे दी कि तात्या टोपे हमारे यहाँ छुपा हुआ है और पकड़ा दिए। ग्वालियर से कुछ दूरी पर शिवपुरी में एक पेड़, इनको ले जा करके एक पेड़ पर रस्सी बांध करके इनको फांसी की सजा दे दी गई। और ये होता है, ये हमारा आज काम खत्म हो रहा है जो मैंने आपको बताया है। और मैं अब इसी चैनल पर आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाई लेवल आईएएस की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं इतिहास पर जीके पढ़ाऊंगा और बीच बीच में इन वीर सपूतों के बारे में बताता रहूंगा। तो हफ्ते में एक दिन वीडियो बनाऊंगा पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं है दोस्तों। तो ये रहा झांसी का इतिहास। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिवा को मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख से हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।